डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। कबीर कशिश को वाइल्ड तरीके से किस करते हुए उसकी कमर से पकड़ रखा था। उसने झटके से कशिश को अपनी गोद में उठा लिया। इस बीच उसने किस को ब्रेक नहीं किया था। कबीर ने कशिश को बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कशिश कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका कबीर को दूर करने की कोशिश करना उसके शैतान पति को गुस्सा दिलाएगा, और गुस्से में उसका शैतान पति और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता था। कशिश अपनी कमर को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में थी, क्योंकि वह जानती थी कि सच में उसका पति उसकी कमर तोड़कर ही मानेगा। कबीर ने कुछ देर बाद कशिश के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर पैशनेट तरीके से किस करने लगा। कशिश अब सिर्फ सिसकते हुए अपने जंगली पति की वाइल्डनेस को बर्दाश्त कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के बीच की सारी दुनिया मिट चुकी थी। उनके कपड़े बिस्तर के इर्द गिर्द पड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो रहे थे। कबीर काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से कशिश की पूरी बॉडी पर किस करने के साथ साथ बाइट कर रहा था। कशिश भी कबीर की पीठ पर अपने नाखूनों से स्क्रैच करके उसका साथ दे रही थी। वह चाहकर भी कबीर की करीबी को रिजेक्ट नहीं कर पाती थी। कबीर में कुछ ऐसा था जो कि कशिश को हमेशा ही कमजोर कर देता था। कशिश ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, अभी हम थक गए हैं, प्लीज छोड़ दो। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसके साथ वाइल्ड तरीके से फिजिकल होते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैंने कहा था ना, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तुम आज़ाद नहीं हो सकती। कहते हुए कबीर कशिश की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। कशिश मन ही मन रोने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पास रोने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि उसका वाइल्ड पति उसे आहें भरने पर मजबूर कर रहा था। काफी देर बाद कबीर ने कशिश के चेहरे की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ही पल में बेहोश हो जाएगी। कबीर ने कशिश की ठुड्डी को ऊपर उठाकर उसकी ठुड्डी पर बाइट करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम हमारे रोमांस के बीच में सो नहीं सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहते हुए कबीर कशिश के साथ और वाइल्ड बिहेव करने लगा। कशिश अब सिसकते हुए कबीर की वाइल्डनेस को बर्दाश्त कर रही थी। उसका ये जंगली पति हमेशा ही इस तरह से बर्ताव करता था। कुछ देर बाद कबीर कशिश के बगल में आकर लेट गया। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था, वहीं कशिश भी सिसक रही थी। कबीर ने कशिश की तरफ देखकर उसे झटके से अपने ऊपर करके उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो स्वीट हार्ट। कबीर का सवाल सुनकर कशिश ने अपना आंसू भरा चेहरा ऊपर उठाकर कबीर की तरफ देखकर उसके सीने पर जोर से बाइट करते हुए कहा, आप हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों रो रहे हैं। आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, हमेशा हमें परेशान करते हो। आपको पता है हमारी कमर में कितना दर्द हो रहा है। कशिश की बात सुनकर कबीर हल्के हाथ से उसकी कमर को मसाज करने लगा। कशिश भी किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके ऊपर ऑक्टोपस की तरह चिपक कर लेट गई। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ कबीर का मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर भी कशिश ने बिल्कुल भी नहीं किया। वहीं कबीर ने टेढ़ी नजरों से टेबल पर रखे हुए मोबाइल की तरफ देखा। मोबाइल पर डेविल के इमोजी के साथ माय डेविल लिखा हुआ था। कबीर ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कॉल उठाया। दूसरी तरफ से अथर्व ने ठंडी आवाज में कहा, डैड, उन चारों का खेल खत्म हो चुका है, व्हाट्स नेक्स्ट, और आप इस वक्त कहाँ हैं। अथर्व का सवाल सुनकर कबीर ने एक नज़र अपने ऊपर लेटी हुई कशिश की तरफ देखा और फिर टेढ़ी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी स्वीटहार्ट के साथ रोमांस कर रहा हूँ और तुम्हारे छोटे भाई बहन लाने की तैयारी। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए डैड, और मेरी मॉम को ज्यादा हट मत करना। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने लिए कोई ढूंढ लेनी चाहिए। आखिर अब तुम बड़े हो चुके हो, मन्नत अभी छोटी है, तुम्हें अपनी लाइफ में किसी और को जगह देनी चाहिए। कबीर ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप मेरी मॉम की जगह किसी और को दे सकते हैं। अथर्व की बात सुनकर कबीर शैतानी तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी उसका जवाब दे रही थी। अथर्व ने कहा, अगली बार से बकवास करने की कोशिश भी मत कीजिएगा।
मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी मन्नत है और मेरे अंदर इतनी भी आग नहीं लगी है कि मैं अपनी मन्नत का इंतजार ना कर सकूं। बस कुछ साल, उसके बाद मेरी मन्नत मेरी बाहों में होगी। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने कशिश के माथे पर किस करके उसे साइड में लिटाया और कॉल उठाकर बालकनी में आ गया। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, वेरी गुड। मन्नत को धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगा। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने दूसरी तरफ से बेहद डरावनी आवाज में कहा, मेरी मन्नत को मुझसे दूर करने की हिम्मत उसे खुद में भी नहीं है, और न ही आप में। वह मेरी मन्नत है, सिर्फ मेरी। अथर्व की बात पर कबीर ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराने लगा। पर इस बार उसकी मुस्कुराहट शैतानी नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर तक किसी चीज पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के बाद दोनों ने कॉल काट दिया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया फैमिली बाहर बहुत सारी मस्ती करने के बाद फाइनली रात के 10 बजे वापस घर पहुंच गई। घर आते ही आदित्य मन्नत को सुलाने के लिए उसके रूम में चला गया। मन्नत कार में ही सो गई थी। उसने मन्नत को उसके बिस्तर पर लिटाया और उसके अगल बगल उसके बड़े बड़े टेडी बेयर रखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, लव यू प्रिंसेस। कहकर आदित्य ने मन्नत को ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। दिव्या बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। दिव्या को देखते ही आदित्य ने दिव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जान, चलो एक और बेबी करते हैं। दिव्या जो मुस्कुरा रही थी, आदित्य की बात सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने गुस्से से आदित्य के पेट पर एक मुक्का मारते हुए कहा, क्या कहा तुमने, और बच्चे चाहिए तुम्हें? आदित्य ने अपने पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर मासूमियत से कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे और बच्चे चाहिए। हमारी मन्नत कितनी क्यूट है, तुम्हारा और मेरा मिक्स कितना प्यारा होता है। चलो और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। आखिर दुनिया में क्यूटनेस हमें ही तो लानी है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, डोंट यू डेयर मिस्टर आदित्य सिंघानिया। मन्नत के टाइम पर तुमने देखा नहीं था, मैं मरते मरते बची थी। कितना दर्द होता है। दूसरे के बारे में सोचना भी मत, और अगर दूसरा बच्चा चाहिए तो उसे अपने पेट में रखो। कहते हुए दिव्या एटीट्यूड से चलती हुई रूम की तरफ जाने लगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अपने पेट में रखो? क्या मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ? हाँ, मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, पर अपने पेट में नहीं रख सकता। जान, रुको तो। कहते हुए आदित्य दिव्या के पीछे भागा, पर तब तक दिव्या रूम में जा चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। मन्नत इस वक्त साक्षी का हाथ पकड़कर अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। हमेशा की तरह उसका चेहरा बहुत ग्लोइंग और क्यूट लग रहा था। उसके बालों की अब 2 चोटियां नहीं थी, बल्कि उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। वह जहां से भी गुजरती, सभी लोग उसे प्यार से हाय और हेलो करते। मन्नत भी मुस्कुराते हुए सबके हाय का जवाब क्यूट सी स्माइल के साथ देती। साक्षी उसे ही देख रही थी। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे डेविल को पता चला कि तुम किसी और की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो, तो तुम्हारा डेविल उन सबकी मुस्कुराहट छीन लेगा? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने मासूमियत से कहा, पर डेविल ऐसा क्यों करेंगे? मन्नत का सवाल सुनकर साक्षी को हंसी आ गई। उसने मन्नत के सिर पर मारते हुए कहा, कुछ नहीं। मन्नत ने साक्षी को घूरते हुए कहा, सिर पर मत मारो, दिमाग कम हो जाता है। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, दिमाग कम होने के लिए तुम्हारे पास दिमाग का होना भी जरूरी होता है मेरी जान, पर तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए साक्षी वहां से भागते हुए क्लास में चली गई। साक्षी की बात सुनकर मन्नत का मुंह फूला गया। वह पैर पटकते हुए क्लास की तरफ जाने लगी। तभी वो सामने से आ रहे एक लड़के से वह टकरा गई। मन्नत नीचे गिरती इससे पहले ही उसे किसी ने अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। मन्नत ने घबराकर अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी, हाय ब्यूटीफुल गर्ल। इस आवाज को सुनते ही मन्नत ने अपनी आंखों को खोलकर देखा, तो इस वक्त वह एक 18-19 साल के हैंडसम लड़के की बाहों में थी, जिसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल 12th तक था। शायद ये लड़का 11th या 12th का स्टूडेंट होगा। मन्नत उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, क्योंकि वह भी देखने में बहुत हैंडसम था। मन्नत को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर उस लड़के ने मन्नत के सॉफ्ट गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? कहते हुए वह लड़का मुस्कुराने लगा। वहीं उस लड़के की बात सुनकर मन्नत,
जो कि उसे घूर घूर कर देख रही थी, उसने अजीब सा मुंह बनाया और अगले ही पल उसे धक्का देकर खड़ी हो गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर उल्टी जैसा मुंह बनाते हुए कहा, प्यार? वह भी तुमसे? छी छी, मेरी टेस्ट इतनी गंदी नहीं है। मन्नत की बात सुनते ही वह लड़का, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने घूरकर मन्नत की तरफ देखा। उस लड़के के पीछे उसी की उम्र के 2 लड़के थे, जो उसकी बेइज्जती देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। उसने पीछे पलटकर गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शिवम, अखिल, अगर ज्यादा ही हंसी आ रही है तो क्लास में चलो, मैं बताता हूँ कि कैसे हंसा जाता है। उस लड़के की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त, शिवम और अखिल, जो कि उसी की उम्र के थे, उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सामने खड़े लड़के का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सामने खड़ा लड़का था कार्तिक शेखावत था, जो शेखावत परिवार का बड़ा बेटा है। शेखावत इंडस्ट्रीज काफी बड़ी थी, उसका नाम भी पूरी मुंबई में राठौर कॉर्पोरेशन के बाद लिया जाता था। मन्नत की बात सुनकर कार्तिक ने ऊपर से नीचे तक मन्नत की तरफ देखा। मन्नत अभी 12 साल की हो चुकी थी। वह देखने में बहुत क्यूट और प्यारी थी। उसकी बॉडी भी अब धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी, जिस वजह से वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। कार्तिक ने कहा, तुम्हारी टेस्ट खराब नहीं है, पर मेरी टेस्ट बहुत अच्छी है और मेरी टेस्ट तुम हो। कार्तिक की बात सुनते ही मन्नत ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम जंगली भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मन्नत को अपनी टेस्ट बोलने की? क्या तुम हमें खाना चाहते हो? और अगर तुम हमें खाना भी चाहते हो तो किसी और को खा लो, क्योंकि हम गंदे लोगों के पेट में नहीं जाते। कहते हुए मन्नत ने अपना पैर जोर से कार्तिक के पैर पर मारा और भागते हुए अपनी क्लास में घुस गई। मन्नत के सपोर्ट के शूज थे, जिस वजह से कार्तिक को अपने पैर पर तेज दर्द हुआ। उसने गुस्से से पलटकर मन्नत की तरफ देखा तो मन्नत ने क्लास के अंदर जाते हुए उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाया। कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बंदरिया। कार्तिक को गुस्से में देखकर शिवम और अखिल ने हंसते हुए कहा, क्यों गुस्सा कर रहा है? छोटी बच्ची है वह, और तू उसे ऐसे क्यों देख रहा था? कुछ गलत करने के बारे में सोचना भी मत। ज्यादा से ज्यादा 11-12 साल की है वह। शिवम और अखिल की बात सुनकर कार्तिक ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ क्लासरूम की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? दिखने में तो काफी हॉट है, और वैसे भी कुछ करेगी नहीं तो जल्दी बड़ी कैसे होगी? कार्तिक की बात सुनकर शिवम और अखिल की आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गईं। उन्होंने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो मन्नत अंदर जा चुकी थी। उन्होंने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, कार्तिक, प्लीज, बच्ची है यार। कार्तिक ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम कार्तिक शेखावत को बता सको कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। कहते हुए कार्तिक वहां से गुस्से से चला गया। कार्तिक की बात सुनकर शिवम और अखिल को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो दोनों बचपन से कार्तिक के साथ थे और वो जानते थे कि कार्तिक गुस्से में कुछ भी कह देता है। पर कार्तिक दिल से उन्हें अपना दोस्त मानता है, पर वो कार्तिक को मन्नत के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देना चाहते थे। कार्तिक काफी ज्यादा इगोस्टिक लड़का था। उसकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक कई सारी गर्लफ्रेंड्स थीं, जिनके साथ उसके फिजिकल रिलेशन भी थे। अखिल और शिवम नहीं चाहते थे कि अपने गुस्से में कार्तिक एक छोटी सी बच्ची को हट कर दे। एपिसोड 22। क्लास में आते ही मन्नत साक्षी के बगल में जाकर बैठ गई। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। साक्षी ने छोटी आंखों से मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, अब कौन सा नया कांड कर दिया तुमने, जो इस तरह से हंस रही हो? साक्षी की बात सुनकर मन्नत अपनी बड़ी बड़ी चमकती नीली आंखों से साक्षी को टुकुर टुकुर देखने लगी। साक्षी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अब बात भी दो, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल सुनते ही मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। मन्नत को खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद था। उसकी अगर कोई तारीफ कर दे तो मन्नत आसमान में उड़ने लगती थी, और अभी भी यही हुआ था। साक्षी को जब मन्नत से काम निकलवाना होता था, वह हमेशा मन्नत की एक्स्ट्रा तारीफ कर देती थी। वैसे मन्नत की तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मन्नत थी ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी उसकी तारीफ कर दे। मन्नत ने साक्षी को हंसते हुए जो कुछ भी क्लासरूम के बाहर हुआ था सब कुछ बता दिया। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने कहा, कौन सा लड़का जो क्लास में आया था? वह तो अर्नव का बड़ा भाई है। कहते हुए साक्षी ने एक क्यूट से लड़के की तरफ इशारा किया, जो बेंच पर बैठकर अपनी किताब खोलकर उसमें घुसा हुआ था। मन्नत ने पलटकर अर्नव की तरफ देखा।
अर्नव उसका बहुत अच्छा दोस्त था, पर वह अर्नव के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि अथर्व ने उसे किसी भी लड़के के साथ दोस्ती रखने के लिए सख्त मना किया था। और मन्नत के लिए तो अथर्व जो कहे वही पत्थर की लकीर थी। मन्नत ने अर्नव की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अर्नव कितना अच्छा है और उसका भाई कितना बड़ा पागल है। वह मुझे अजीब तरह से देख रहा था। उसने कहा कि वह मुझे खाएगा। मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया। मन्नत की बात सुनकर साक्षी को कुछ अजीब लगा। वह मन्नत से आगे कुछ पूछती, इससे पहले ही उनके क्लास के अंदर क्लास टीचर आ गए, जिसे देखकर वो दोनों शांति से अपने बेंच पर बैठकर टीचर की तरफ ध्यान देने लगी। लंच टाइम में कैंटीन में मन्नत और साक्षी दोनों बैठे हुए थे। तभी उन्हें बगल के टेबल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, उसे हाँ कहो, उसे हाँ कहो। मन्नत ने पलट कर देखा तो उनके सीनियर क्लास के कुछ बच्चे एक लड़के और लड़की की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी उम्र यही कुछ 14 या 15 साल के आसपास लग रही थी। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन लोगों की तरफ ही देख रही थी। तभी वह लड़का घुटनों के बल लड़की के सामने बैठ गया। उसने अपने हाथ में एक रोज़ पकड़ा हुआ था और वह मुस्कुराते हुए लड़की को देख रहा था। लड़की ने उसके हाथ में रोज़ देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके हाथ से रोज़ ले लिया। लड़के ने अपनी बाहें खोलकर जोर से कहा, आई लव यू स्वीट हार्ट। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। साक्षी और मन्नत टुकुर टुकुर उन लोगों को ही देख रही थी। तभी वह लड़का अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने लड़की की तरफ देखकर जल्दी से उसके गाल पर किस कर दिया। ये देखकर उनके क्लासमेट्स उन्हें चिढ़ाने लगे। मन्नत अभी भी टुकुर टुकुर उन लोगों को ही देख रही थी। उसने पलटकर साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना? ऐसा प्रपोज करने के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं ना, और बाद में शादी करते हैं, है ना? मन्नत का सवाल सुनकर साक्षी, जो कि मन्नत के मुकाबले थोड़ी समझदार थी, उसने अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए कहा, शादी का तो पता नहीं, क्योंकि ब्रेकअप भी हो जाता है। हाँ, पर अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। साक्षी की बात सुनकर मन्नत खुशी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर उसने किस क्यों किया? किस तो हम सिर्फ अपने अपनों को करते हैं ना। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, हम उसे किस करते हैं जो हमसे प्यार करता है या फिर हम जिसे प्यार करते हैं? साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हम तो मॉम, डैडी, अंकल, आंटी और डेविल इन सबको किस करते हैं। तो क्या हम सबसे प्यार करते हैं? मन्नत की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर साक्षी ने कहा, अंकल, आंटी, मॉम और डैडी को किस करती हो यह अलग बात है, पर तुम अपने डेविल को किस करती हो यह अलग बात है। साक्षी की बात सुनकर मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए पूछा, अलग बात कैसे? मन्नत का सवाल सुनकर साक्षी ने कहा, मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे डेविल लड़के हैं और वह तुम्हारे भाई भी नहीं हैं, फिर भी तुम उन्हें किस करती हो। इसका मतलब या तो वह तुमसे प्यार करता है या फिर तुम उनसे प्यार करती हो। साक्षी की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा है? साक्षी ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, तुम अपने डेविल से ही पूछना। तुम्हारे डेविल बहुत इंटेलिजेंट है ना। साक्षी का आइडिया सुनकर मन्नत की आंखें चमकने लगी। उसने किसी से कहा, हाँ, हम घर जाने के बाद डेविल से पूछेंगे। कहते हुए मन्नत खुशी से अपनी जगह पर उठकर कूदने लगी। साक्षी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती नीचे बिठाते हुए कहा, बैठ जाओ, वरना नीचे गिर जाओगी और फिर तुम्हें चोट लगेगी। तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारे डेविल मुझे नहीं छोड़ेंगे। साक्षी की बात सुनकर मन्नत अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। साक्षी ने घूरकर मन्नत को देखा तो मन्नत ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। दोनों ने अपना लंच किया और क्लास में वापस चली गईं। शाम का वक्त था। मन्नत और साक्षी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी स्कूल बैग लेकर पार्किंग एरिया में आ गईं। वहां पर पहले से ही अथर्व की गाड़ी पार्क थी। मन्नत ने अथर्व की गाड़ी देखी और साक्षी का हाथ छोड़कर दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ भाग गई। साक्षी ने भी अपनी गाड़ी को ढूंढा और वह भी अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। मन्नत दौड़ते हुए अथर्व की गाड़ी के पास आ गई। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अथर्व बाहर आया। अथर्व रेगुलर कॉलेज नहीं आता था, क्योंकि अब उसने बिजनेस संभाल लिया था, इसलिए वह हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ही कॉलेज आता था। पर शाम को वह हमेशा मन्नत को लेने के लिए जरूर आ जाता था। अथर्व को देखते ही मन्नत ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए।
अथर्व ने नीचे झुककर मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आज का दिन कैसा गया आपका। अथर्व के किस करते ही मन्नत के दिमाग में साक्षी की बात घूमने लगी। उसने खुशी से अथर्व की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, देविल, क्या हम आपसे एक सवाल पूछें। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत की चमकती आंखों की तरफ देखा। उसकी नीली नीली आंखें इस वक्त तारों की तरह चमक रही थीं, जो कि उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रही थीं। अथर्व ने अपना सर हिला दिया। मन्नत ने खुशी से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, देविल, क्या आप हमसे प्यार करते हो। मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व ने अपनी ठंडी आंखों से मन्नत को देखने लगा। वही मन्नत अपनी नीली नीली आंखों में खुशी भरकर अथर्व के सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। अथर्व ने मन्नत को घूरते हुए कहा, ये बकवास बात आपके दिमाग में आई कहाँ से। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर मन्नत ने डरते हुए कहा, देविल, जवाब दो ना। मन्नत को वही सवाल दोबारा दोहराते हुए देखकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, एंजल, अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि यह बकवास चीज आपके दिमाग में किसने डाली। अथर्व इस वक्त बहुत गुस्से में था। वह मन्नत को हमेशा इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। अथर्व को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना छोटा सा चेहरा अथर्व के सीने में छुपा लिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। मन्नत के रोने की आवाज सुनकर अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई। वह मन्नत को लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। वही दूर से कोई था जो कि उन्हें देख रहा था। मन्नत को अथर्व के पास देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक नजर आने लगी। वह कोई और नहीं, कार्तिक शेखावत था। कार्तिक और अथर्व दोनों फर्स्ट क्लास से एक दूसरे के दुश्मन थे। कार्तिक अथर्व से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि अथर्व की वजह से उसे क्लास में कम अटेंशन मिलती थी। कार्तिक शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए मन्नत की तरफ देख रहा था। तब तक उन्हें देखता रहा जब तक वह दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल नहीं गए। शिवम और अखिल ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, कार्तिक, तुम क्या सोच रहे हो। कार्तिक ने पलटकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उस छोटी चुहिया को सिर्फ परेशान करूंगा, पर अब जब मैं जानता हूं कि वह मेरे दुश्मन से रिलेटेड है, तो अब कुछ बड़ा करना तो बनता है ना। कहते हुए कार्तिक जाकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। कार्तिक की बात सुनकर अखिल और शिवम ने एक दूसरे की तरफ देखा और वह भी जाकर चुपचाप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए। अथर्व की गाड़ी के अंदर मन्नत अभी भी अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। उसके सिसकने की आवाज सुनकर अथर्व को गुस्सा आ रहा था, पर वह जानता था कि अगर वह चिल्लाया तो मन्नत का रोना 2-3 घंटे से पहले बंद नहीं होने वाला। इसलिए अथर्व अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। कुछ देर बाद अथर्व ने मन्नत को खुद से दूर करते हुए कहा, एंजल, रोना बंद करो। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने अपना आंसुओं भरा चेहरा ऊपर उठकर अथर्व की तरफ देखा। अपने निकलते हुए होठों को बाहर निकालते हुए कहा, देविल, आप हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था ना। आपने जवाब भी नहीं दिया और मन्नत पर गुस्सा भी किया। मन्नत आपसे नाराज है। कहते हुए मन्नत अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चेहरा करके बैठ गई। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा, जो कि गुस्से में फूलकर और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसने मन्नत के सॉफ्ट गालों को टच करते हुए कहा, ओके, आई एम सॉरी। अब बताओ तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल किसने डाला और तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा। अथर्व को शांत देखकर मन्नत पलटकर अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप हमारे सवाल का जवाब दोगे, तभी हम आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिला दिया। मन्नत ने खुशी से अथर्व की तरफ देखा और जो कुछ भी कैंटीन में हुआ था उसने सब कुछ अथर्व को साफ साफ बता दिया। जैसे जैसे अथर्व मन्नत की बातें सुन रहा था उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मन्नत ने उसे अपने और साक्षी के बीच की बात भी बता दी थी कि कैसे साक्षी ने कहा था कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं हम उसे ही किस करते हैं या फिर सामने वाला हमें किस करता है, इसका मतलब वह हमसे प्यार करता है। मन्नत की पूरी बात सुनने के बाद अथर्व ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आज के बाद इस तरह का बकवास सवाल मुझसे मत पूछना। कहते हुए अथर्व ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही इंसान ने कॉल उठाया अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, आज कैंटीन में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। उन दोनों को स्कूल से निकाल दो और हाँ, याद रखना उन्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन ना मिले। और अगली बार से अगर स्कूल में किसी ने किसी को प्रपोज करने की हिम्मत की तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दो।
अथर्व की बात सुनते ही मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, देविल, आप क्या कर रहे हो? अथर्व ने मन्नत की बात को इग्नोर किया और कॉल पर बात करता रहा। कुछ देर बाद उसने कॉल काटकर मोबाइल को साइड में फेंक दिया और मन्नत की नाजुक कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी तरफ देखा। मन्नत का छोटा सा चेहरा लटका हुआ था और वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। अथर्व ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो मन्नत, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई भी नहीं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना मासूम सा चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करते है ना डेविल? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अथर्व ने मन्नत की आंखों से बहने वाले आंसुओं की तरफ देखा। वह मन्नत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने मन्नत का छोटा सा चेहरा अपने सीने में डालते हुए कहा, प्यार से ज्यादा जरूरी होता है हमारा सुकून, और तुम मेरा सुकून हो मन्नत। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि तुम मेरी हो। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर क्यूट तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, सुकून मतलब क्या होता है? मन्नत के सवाल पर अथर्व ने बेहद जुनून भरी आवाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सुकून हमें उस इंसान के पास मिलता है जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। हमें उसके पास अच्छा लगता है। अगर वह हमारे आसपास ना हो तो हमें बेचैनी होती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब आप भी मन्नत का सुकून हो? कहकर मन्नत मुस्कुराने लगी। एपिसोड 23। मन्नत की बात सुनकर और उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर अथर्व ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, सो जाओ। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखकर पाउट बनाते हुए कहा, हमें नहीं सोना। कहते हुए वह अथर्व की शर्ट की बटन के साथ खेलने लगी। अथर्व एक हाथ से मन्नत को अपनी गोद में संभाल कर दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसकी उंगलियां कुछ इस तरह से चल रही थीं जैसे वह कोई म्यूजिक बजा रहा हो। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखा और उसके गालों को टच करते हुए कहा, डेविल, आप कितने हैंडसम हो। अगर आपको नजर लग गई और किसी ने आपको हमसे चुरा लिया तो फिर मन्नत का क्या होगा? मन्नत कहाँ से दूसरा हैंडसम डेविल लाएगी? कहते हुए मन्नत अपने निचले होंठ को काटने लगी। मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व की उंगलियों ने कीबोर्ड पर हरकत करना बंद कर दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए उसके गाल खींचते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि कोई मुझे तुमसे छीन सकता है? अथर्व सिर्फ मन्नत का है, सिर्फ अपनी मन्नत का। अथर्व की बात सुनकर मन्नत उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। फिर उसने अपने गाल पर उंगली रखकर मुस्कुराते हुए कहा, डेविल, जैसे स्कूल में भैया और दीदी एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, फिर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, वैसे आप भी तो बड़े हो गए हो ना? क्या आपकी भी कोई और गर्लफ्रेंड है? कहते हुए मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। मन्नत का सवाल सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मन्नत, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। और फिर से तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग किस डायरेक्शन में दौड़ने लगा? मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं थी और ना ही तुम्हारे अलावा कभी कोई और आएगी, इसलिए यह फालतू की चीजें सोचना बंद करो। मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नेक्स्ट वीक तुम्हारा यूनिट टेस्ट है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने दांत दिखाते हुए कहा, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप तो जानते हैं ना, मन्नत से ऊपर इंटेलिजेंट कोई नहीं है। कहते हुए मन्नत अपनी आंखों को मटकाने लगी। अथर्व ने मन्नत की नाक को खींचते हुए कहा, ये तो आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, और यह भी कि आपको पनिशमेंट मिलती है या नहीं। पनिशमेंट की बात सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने अपने छोटे से हाथ से अथर्व के सीने पर मारते हुए कहा, गंदे डेविल, आप हमेशा मन्नत को पनिशमेंट देते हैं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। कहते हुए मन्नत फिर से अथर्व की गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। कुछ देर बाद अथर्व की कार सिंघानिया मैंशन के बाहर आकर रुकी। उसने छोटी सी मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, घर आ गया है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर बाहर देखा। इस वक्त वो सिंघानिया मैंशन के बाहर खड़े थे। मन्नत ने उदासी भरी आवाज में कहा, आप फिर से हमें छोड़कर जा रहे हो? कहते हुए उसकी आवाज में मायूसी आ गई। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो हर वक्त हर पल आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। इसलिए रोना बंद करो और अपनी मॉम और अपने डैडी के पास जाओ।
अथर्व की बात सुनकर मन्नत मुंह बनाकर कार से नीचे उतर आए और अपने थके हुए कदमों से अपने घर के अंदर चली गई। अथर्व ने जाती हुई मन्नत की तरफ देखा और फिर अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। कहते हुए अथर्व वहां से निकल गया। योजक चिन्ह। नेक्स्ट डे स्कूल में मन्नत साक्षी के साथ बैठकर ड्राइंग कर रही थी। इस वक्त उनका सेकंड पीरियड ऑफ था। मन्नत ने एक छोटी सी बच्ची बनाई थी जो दिखने में बहुत क्यूट थी। उसने उसकी आंखें भी नीली बनाई थी। ये देखकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम हो ना मन्नत। मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, ये हम ही हैं। इतना क्यूट मन्नत के अलावा कोई हो सकता है क्या? मन्नत की बात सुनकर साक्षी हंसने लगी। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी उनके पास उनकी उम्र का एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसने मन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मन्नत, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने अर्नव खड़ा था, जो काफी शांत और प्यारा बच्चा था। पढ़ाई में भी वह क्लास में सबसे अच्छा था और जब भी मन्नत या साक्षी को उसकी जरूरत होती थी, अर्नव हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। अर्नव की तरफ देखकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हमारी कैसी हेल्प चाहिए? हमें तो तुमसे अच्छी पढ़ाई भी नहीं आती। मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने हंसते हुए कहा, अरे, प्रिंसिपल सर ने मुझे साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था और वह मैं बनाकर लाया हूँ। बस उसे प्रिंसिपल के केबिन तक लेकर जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अर्नव की बात सुनकर मन्नत खुशी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। साक्षी ने अर्नव की तरफ देखकर पाउट बनाते हुए कहा, तुमने मुझे चलने के लिए क्यों नहीं कहा? साक्षी की बात सुनकर अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें साथ चलने के लिए कहा था और तुमने रास्ते में मेरा प्रोजेक्ट गिरा दिया था और मैं वही रास्ता दोबारा नहीं लेना चाहता। अर्नव की बात सुनकर साक्षी का चेहरा उतर गया, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी वजह से अर्नव का प्रोजेक्ट टूट गया था, पर फिर भी अर्नव ने उसे कुछ नहीं कहा था। साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अर्नव ने हंसते हुए कहा, अरे, जो हो गया उसे याद करके क्यों उदास हो रही हो? अच्छा, मैं प्रोजेक्ट लेकर जा रहा हूँ ताकि थर्ड क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं वापस आ जाऊँ। चलो मन्नत। अर्नव की बात सुनकर मन्नत जल्दी से उसके बेंच के पास आ गई, जहाँ पर उसका साइंस प्रोजेक्ट रखा हुआ था। उसने एक वोल्कानो बनाया था जिसमें से धीरे धीरे लावा निकल रहा था। प्रोजेक्ट दिखने में काफी खूबसूरत था। मन्नत और अर्नव दोनों ने प्रोजेक्ट को ठीक से संभाला और क्लास से बाहर आ गए। दोनों बात करते हुए कॉरिडोर से होते हुए प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जा ही रहे थे। तभी उनके कानों में किसी की आवाज पड़ी, अर्नव, रुको। इस आवाज को सुनते ही अर्नव ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने उसका भाई कार्तिक और उसका दोस्त शिवम और अखिल खड़े थे। उन तीनों को देखकर अर्नव ने कंफ्यूज होते हुए कहा, भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्नव की बात सुनकर कार्तिक ने उसके साथ खड़ी मन्नत की तरफ देखकर कहा, मैं क्या कर रहा हूँ ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्लास के वक्त बाहर क्या कर रहे हो? अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो बता दो, ताकि मैं घर पर बता दूं तुम्हारे बारे में। कार्तिक की बात सुनकर अर्नव घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, भाई, मैं तो बस अपना प्रोजेक्ट प्रिंसिपल सर के केबिन में सबमिट करने के लिए जा रहा था। अर्नव की बात सुनकर कार्तिक ने उसके हाथ से प्रोजेक्ट लेकर अखिल और शिवम के हाथ में देते हुए कहा, जाओ अर्नव का प्रोजेक्ट प्रिंसिपल की केबिन में छोड़ आओ, मुझे मेरे प्यारे भाई से बात करनी है। कार्तिक की बात सुनकर शिवम और अखिल वहां से चले गए। मन्नत, जो कि प्रोजेक्ट को देखकर खुश हो रही थी, कार्तिक के प्रोजेक्ट को छीनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम इडियट कहीं के, तुमने प्रोजेक्ट को क्यों छीना? मन्नत की आवाज सुनकर कार्तिक ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी चूहिया, फिर से बोल रही हो, लगता है तुम्हारी जबान काटनी पड़ेगी। अर्नव ने डरते हुए कहा, भाई प्लीज, वह मेरी दोस्त है, हम चलते हैं। चलो मन्नत। कहते हुए अर्नव ने मन्नत का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक ने अर्नव की तरफ देखकर झटके से उसे मन्नत से दूर करके दांत पीसते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से क्लास में चले जाओ, इस छोटी चिड़िया से मुझे कुछ काम है। कार्तिक की बात सुनकर अर्नव ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, मैं मेरी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आपको क्या काम है उसे, आप तो उसे जानते भी नहीं हो। इस पर कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपने क्लास में चले जाओ। चलो मन्नत। कहते हुए अर्नव ने मन्नत का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर क्लास की तरफ जाने लगा। कार्तिक ने पीछे से गुस्से से अर्नव को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसके मुंह पर रुमाल रख दी।
अर्नव ने कार्तिक को दूर धक्का देने की कोशिश की, पर तब तक अर्नव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अर्नव की आंखें बंद होते हुए देखकर मन्नत ने घबराते हुए कहा, तुम गंदे लड़के, तुमने क्या किया हमारे दोस्त के साथ? छोड़ो उसे। कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे हाथों से कार्तिक के सीने पर मारने लगी। कार्तिक ने मन्नत को धक्का देते हुए कहा, चुप छोटी चूहिया, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। कहते हुए कार्तिक ने बेहोश अर्नव को साइड में खाली पड़े हुए एक रूम में ले जाकर बेंच पर सुला दिया और रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मन्नत भी अब तक उठकर खड़ी थी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से बाहर आते कार्तिक की तरफ देखा और दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने कार्तिक के हाथ पर जोर से काटते हुए कहा, तुम गंदे लड़के, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मन्नत काफी जोर से कार्तिक के हाथ को बाइट कर रही थी। कार्तिक ने गुस्से से मन्नत को बालों से पकड़कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मरते हुए कहा, तू छोटी चूहिया, अपनी औकात में रहे, तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। कार्तिक के थप्पड़ मारने के बाद नाजुक सी मन्नत का पूरा गाल लाल हो गया और उसका सर घूमने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, डेविल, दर्द हो रहा है। मन्नत जब भी किसी मुसीबत में होती थी, उसके मुंह से अपने आप अथर्व का नाम निकल जाता था, क्योंकि अथर्व ही था जो बचपन से उसे हर एक मुसीबत से बचाता था। मन्नत की आंखों में आंसू देखकर कार्तिक के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने नाजुक से मन्नत को झटके से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर कॉरिडोर से दूसरी तरफ जाने लगा। मन्नत ने रोते हुए कहा, छोड़ो हमें, गंदे लड़के कहीं के। मन्नत कार्तिक की गोद में मचल रही थी, पर कार्तिक एक 19 साल का नौजवान लड़का था, जिसकी पकड़ मन्नत पर काफी मजबूत थी। मन्नत सिर्फ 12 साल की छोटी सी बच्ची थी। मन्नत के रोने का कार्तिक पर कोई असर नहीं हुआ। कार्तिक मन्नत को लेकर कॉरिडोर के एक अंधेरे कमरे में आ गया, जहां आसपास कोई भी क्लास नहीं थी। उसने मन्नत को लाकर सीधा नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही मन्नत की चीख निकल गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, तुम गंदे लड़के, तुमने मन्नत को नीचे गिराया। कहते हुए मन्नत जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था। नाजुक से मन्नत के साथ कभी भी किसी ने इस तरह से बर्ताव नहीं किया था। मन्नत को रोते हुए देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, दर्द हो रहा है तुझे, छोटी चूहिया। कार्तिक की बात सुनकर मन्नत अपने आंसू भरे चेहरे को ऊपर उठाकर कार्तिक की तरफ देखती है। कार्तिक को देखकर मन्नत को डर लग रहा था। उसने अपनी जगह से उठकर खड़े होने की कोशिश की, हमसे दूर रहो, वरना हमारे डेविल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वह बहुत खतरनाक है, वह तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कहते हुए मन्नत उठकर खड़ी हो गई। उसे अपनी कमर में दर्द हो रहा था, पर उसे यहाँ से बाहर जाना था। उसे कार्तिक से बहुत डर लग रहा था। मन्नत की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए, तेरा डेविल मतलब वही ना, अथर्व राठौर है, उसी की बात कर रही है ना तू? कहते हुए कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक के मुंह से अथर्व का नाम सुनकर मन्नत उसे अपनी आंसू भरी आंखों से और गुस्से से देखने लगी। उसने कार्तिक के पास जाकर उसे धक्का देते हुए कहा, हमारे डेविल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमें जाने दो। कहते हुए मन्नत दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन पीछे से कार्तिक ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे जोर से दीवार पर पटकते हुए कहा, तुझे छोड़ना होता तो यहाँ पर क्यों आता, छोटी चूहिया। अब मैं तेरे साथ वह करूँगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कार्तिक के इस तरह से दीवार पर पटकने की वजह से मन्नत को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। वह और जोर जोर से रोने लगी। तभी रूम का दरवाजा खुला और शिवम और अखिल अंदर आ गए। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन दोनों को देखकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कहा था वह कर दिया ना, यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। कार्तिक की बात सुनकर उन दोनों ने अपना सर हिला दिया। कार्तिक ने मन्नत की तरफ देखा, जो कि रोते हुए उसे अपने दोनों हाथों से मारकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने मन्नत को बालों से पकड़कर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है तू, भले ही छोटी है पर मजा बहुत आएगा तेरे साथ रहते हुए। कार्तिक की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। कार्तिक की बात छोटी सी मन्नत की समझ में तो नहीं आई, पर इस वक्त उसे कार्तिक से बहुत डर लग रहा था। उसने रोते हुए कहा, हमें छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है, डेविल हमें बचाओ, ये गंदा लड़का मन्नत को मार रहा है, डेविल प्लीज बचाओ। कहते हुए मन्नत अपने हाथों और पैरों से जितना हो सकता था कार्तिक को मारकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। एपिसोड 24। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर कार्तिक को बहुत मजा आ रहा था।
उसने छोटी सी मन्नत की कलाई को मरोड़ते हुए कहा, कितनी नाजुक है तू, बिल्कुल मलाई की तरह। मैंने आज तक तेरी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। थोड़ी बड़ी होती तो और मजा आता, पर कोई बात नहीं, छोटा ही सही, मजा तो बहुत आएगा। कहते हुए कार्तिक ने मन्नत के गालों पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू कर दी। मन्नत ने उसके हाथों को जोर से काटते हुए कहा, दूर रहो हमसे, वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। मन्नत के काटते ही कार्तिक का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने एक हाथ से मन्नत के बालों को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, छोटी चिड़िया, अगर शांति से मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने देगी तो तुझे तकलीफ कम होगी, और अगर इसी तरह से फड़फड़ाती रहेगी तो तुझे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। कार्तिक के थप्पड़ मारते ही मन्नत का सिर फिर से चकरा गया। कार्तिक ने उसी गाल पर थप्पड़ मारा था जिस पर उसने पहले थप्पड़ मारा था। मन्नत ने रोते हुए कहा, तुमने मन्नत को मारा, हम देविल को बताएंगे तो देविल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने मन्नत को मारा। कहते हुए मन्नत सहम गई। वह इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था, ऐसे में डरना तो लाजमी था। मन्नत की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तू अपने देविल को बताएगी? क्या बताएगी? बताने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। चलो कुछ करते हैं, उसके बाद तू अपने देविल को बताना, ठीक है? कहते हुए कार्तिक अजीब तरह से मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मन्नत अभी सिर्फ 12 साल की थी, पर उसकी बॉडी की ग्रोथ होने लगी थी। पीछे खड़े शिवम और अखिल चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ये सब से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। कार्तिक ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा, जो कि अभी भी रोते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी। उसने मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और एक हाथ से मन्नत की शर्ट की बाजू को फाड़ दिया। कार्तिक के ऐसा करते ही उसके नाखून भी मन्नत के गोरे कंधे पर चुभ गए और मन्नत और भी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, देविल, हमें बचाओ, ये गंदा लड़का हमें मार रहा है। मन्नत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर कार्तिक का टच उसे बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था। कार्तिक ने मन्नत के गोरे कंधे की तरफ देखा, जिसे देखकर उसकी हालत खराब होने लगी। कार्तिक एक प्लेबॉय था, 19 साल की उम्र में उसके मल्टीपल अफेयर्स थे और न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे। वह इस वक्त इस कदर इंसानियत भूल चुका था कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने एक छोटी सी 12 साल की बच्ची खड़ी है। अपनी हवस के सामने उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मन्नत के गोरे कंधों को दबाते हुए कहा, सच में कितनी खूबसूरत है तू, इसीलिए वह अथर्व राठौर तुझे अभी से संभाल रहा है, ताकि बड़े होने के बाद वह तेरे मजे लूट सके। कार्तिक की बात मन्नत को समझ तो नहीं आई, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कार्तिक उसके देविल के बारे में बुरा कह रहा है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगले ही पल उसने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को कार्तिक के टांगों के बीच में मारते हुए कहा, तुमने हमारे हैंडसम देविल को बुरा कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। मन्नत की लात टांगों के बीच महसूस होते ही कार्तिक की आंखें बड़ी हो गईं। वह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी पकड़ भी मन्नत के हाथों पर ढीली हो गई थी। कार्तिक के छोड़ते ही मन्नत ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम हमारे हैंडसम देविल के बारे में बुरा बोलोगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे। कहते हुए मन्नत अपने दर्द को भूलकर कार्तिक पर टूट पड़ी। अखिल और शिवम, जो कि चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि मन्नत कार्तिक को मार रही है, दोनों दौड़ते हुए मन्नत के पास आए। उन दोनों ने मन्नत के एक एक हाथ को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। वहीं कार्तिक अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए नफरत भरी नजरों से मन्नत की तरफ देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पर पहले तुझे बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए कार्तिक अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वहीं मन्नत अखिल और शिवम को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर नाजुक सी मन्नत 19-20 साल के लड़कों को कैसे दूर कर पाती। उसकी नाजुक सी कलाइयों पर उन दोनों ने अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस वक्त मन्नत दीवार से सटी हुई थी और उसके लेफ्ट और राइट अखिल और शिवम थे, जिन्होंने उसके हाथों को बेहद मजबूती से पकड़ के रखा था। मन्नत ने अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो हमें, जाने दो, हमारे देविल तुम सबको मार डालेंगे, छोड़ो। कहते हुए मन्नत रो रही थी, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने देविल के पास जाना था।
अपने सुकून के पास जाना था। मन्नत ने रोते हुए कहा, डेविल, हमें हमारा सुकून चाहिए। कहते हुए मन्नत अपनी आंखें बंद करके सिसकने लगी। मन्नत की बात सुनकर कार्तिक भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब उसे दर्द कम हो रहा था। उसने मन्नत के पास आकर उसके दोनों गालों को एक हाथ से मजबूती से दबाते हुए कहा, तुझे सुकून चाहिए तो तुझे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। पर मुझे जरूर मेरा सुकून मिलेगा। कहते हुए कार्तिक मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। कार्तिक के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते ही मन्नत को ऐसा लगा जैसे वह उल्टी कर देगी। उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, छोड़ो हमें, हमसे दूर रहो। मन्नत की बातें जैसे कार्तिक के कानों में तो पड़ ही नहीं रही थी। वह मन्नत की गर्दन पर किस करते हुए अजीब तरह से एक हाथ से उसकी बाजू को सहला रहा था। मन्नत रोते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कार्तिक दूर नहीं हो रहा था। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर कार्तिक ने मन्नत की गर्दन पर जोर से काट लिया। उसने इतनी जोर से काटा था कि मन्नत की नाजुक सी गर्दन से खून निकलने लगा। मन्नत की पूरी चीख इस कमरे में गूंज गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हमें दर्द हो रहा है, हमें छोड़ो। कहते हुए मन्नत अपने पैरों को चलाने की कोशिश करने लगी, पर कार्तिक ने अपने दोनों पैरों से मन्नत के पैरों को ब्लॉक कर दिया ताकि वह ज्यादा हिल ना सके। मन्नत को चिल्लाते हुए देखकर कार्तिक ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तेरी तो और चीखें निकलेंगी, क्योंकि आज तुझे इस रूम में सिर्फ चीखना है, सिर्फ चीखना। कहते हुए कार्तिक ने मन्नत की दूसरी बाजू को भी फाड़ दिया। अब मन्नत के दोनों गोरे कंधे और बाजू उसकी आंखों के सामने थे, जिन्हें देखकर कार्तिक ने अपना घटकते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है तू। कहते हुए कार्तिक उसकी बाजू पर अपने होंठ चलते हुए उसे काटने लगा। मन्नत रोते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों को शिवम और अखिल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उन दोनों की पकड़ उसकी बाजू पर काफी मजबूत थी। मन्नत इस वक्त खुद को बहुत वीक महसूस कर रही थी। वह जोर जोर से रोते हुए अथर्व का नाम ले रही थी। उसे यकीन था कि उसके डेविल उसकी मदद के लिए हमेशा की तरह उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। उस छोटी सी बच्ची को ये भी नहीं पता था कि ये दरिंदा उसके साथ करने की क्या कोशिश कर रहा है, पर उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाना था। दूसरी तरफ क्लासरूम में तीसरा क्लास भी खत्म हो चुका था, पर अभी तक ना ही अर्नव वापस आया था ना ही मन्नत। साक्षी अब परेशान हो रही थी। उसने खुद से कहा, क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए? उन्होंने कहा था कि अगर हमें मन्नत ज़्यादा देर तक दिखाई न दे तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। अगर हमने उन्हें बताया नहीं और मन्नत को कुछ हो गया तो वह हमें जिंदा जला देंगे। सोचते हुए साक्षी ने घबराहट से मन्नत की बैग से छोटा सा मोबाइल निकाला, जो कि काफ़ी डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया था। यह मोबाइल मन्नत को अथर्व ने ही दिया था। साक्षी ने कांपते हाथों से अथर्व का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल 10 सेकंड के अंदर अंदर उठा लिया गया और अथर्व की आवाज़ साक्षी के कानों में आई, व्हाट हैपेंड एंजल। ये आवाज़ बेहद शांत और ठंडी थी, जिसे सुनकर साक्षी ने कहा, ये नॉर्मल तरीके से भी बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ से मन्नत की आवाज़ न सुनकर अथर्व ने गुस्से से कहा, क्या हुआ है साक्षी? अपना नाम सुनकर साक्षी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वह मन्नत दिख नहीं रही है, पता नहीं वह कहाँ है। साक्षी ने इतना कहा ही था कि उसने महसूस किया कि कॉल कट हो चुका है। उसने डरते हुए कहा, भगवान जी, मन्नत को कुछ ना हुआ हो, वरना ये हमें जान से मार डालेंगे। सोचते हुए साक्षी को घबराहट होने लगी। वहीं दूसरे क्लासरूम में मन्नत रोते हुए कार्तिक को खुद से दूर जाने के लिए कह रही थी, पर कार्तिक किसी जानवर की तरह नाजुक सी मन्नत की गर्दन, गले और उसकी बाजू पर अपने होंठ चलते हुए उसे वाइट कर रहा था। मन्नत की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी। अगर कोई जोर से उसका हाथ भी पकड़ ले तो उसकी पूरी स्किन लाल हो जाती थी, और इन 3 दरिंदों में से 2 ने तो छोटी सी मन्नत को काफ़ी मजबूती से पकड़ के रखा था। मन्नत को आभार से ज़्यादा दर्द हो रहा था। ज़्यादा रोने की वजह से उसका सर भी घूम रहा था। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें दर्द हो रहा है। उससे अब बोला भी नहीं जा रहा था। कार्तिक ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अभी तो बस शुरुआत है, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं? मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। कहते हुए उसकी नज़र मन्नत के पिंक लिप्स की तरफ थी, जो कि रोने की वजह से और भी ज़्यादा पिंक हो चुके थे, जिन्हें देखकर कार्तिक को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ।
उसने अपना अंगूठा मन्नत के लिप्स पर रखते हुए कहा, ये कितने खूबसूरत हैं, ये तो सिर्फ मेरे लिए बने हैं, मैं इन्हें पूरा खा जाऊंगा। कहते हुए कार्तिक धीरे धीरे अपने होंठ मन्नत के होठों की तरफ बढ़ने लगा। कार्तिक की बात सुनते ही मन्नत का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके कानों में अथर्व की बात घूमने लगी, तुम्हारे लिप्स पर सिर्फ मैं किस करूंगा, पर अभी वह वक्त नहीं आया है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं किस करूंगा। याद रखना, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अथर्व की बात याद आते ही मन्नत ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो हमसे। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि कार्तिक को लगा उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। कार्तिक के साथ साथ अखिल और शिवम को भी यही लगा। कार्तिक ने चिल्लाते हुए अपने कानों पर दोनों हाथ रखा और मन्नत के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही है कमीनी, तुझे क्या लगता है तू इस तरह से चिल्लाएगी तो तू मुझे बच जाएगी। कार्तिक शेखावत से कोई भी नहीं बच सकता जब तक वह खुद न चाहे, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए कार्तिक ने मन्नत के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ना शुरू कर दिया। मन्नत के नाजुक से होठों पर कार्तिक के इस तरह से रगड़ने की वजह से दर्द हो रहा था, पर फिर भी वह गुस्से से उसे देख रही थी। आंखों में आंसू और गुस्सा साथ नजर आ रहा था। कार्तिक ने अखिल और शिवम की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बाहर जाओ, इसके साथ क्या करना है ये मैं जानता हूँ। अब मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। कार्तिक की बात सुनकर शिवम और अखिल ने एक नज़र रोती हुई मन्नत की तरफ देखा और उसे छोड़कर दरवाजे की तरफ चले गए। मन्नत भी उनके पीछे भागने लगी। तभी पीछे से कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर फिर से जमीन पर पटकते हुए कहा, तू कहाँ जा रही है, तुझे तो मेरा एंटरटेनमेंट करना है। दोबारा जमीन पर गिरते ही मन्नत इस बार और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, डेविल प्लीज आ जाओ, मन्नत को दर्द हो रहा है। मन्नत ने इतना कहा ही था कि कार्तिक उसके ऊपर आकर लेट गया। उसने अपनी बॉडी से नाजुक सी मन्नत को दबाते हुए कहा, तुझे पता है आज तुझे बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। कहते हुए कार्तिक ने मन्नत के होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ाना शुरू कर दिया। कार्तिक को दोबारा अपने होठों की तरफ आते हुए देखकर मन्नत ने रोते हुए अपना सर हिलाना शुरू कर दिया ताकि उसके होठों पर कोई किस न कर सके। मन्नत को इस तरह से खुद को दूर करते हुए देखकर कार्तिक ने उसके गालों पर अपने होंठ रखकर जोर से काटते हुए कहा, तू मुझे रोकेगी कामिनी। कहते हुए कार्तिक और जोर से उसे काटने लगा। मन्नत चिल्लाते हुए अपने नाजुक हाथों से कार्तिक की पीठ पर मुंह के मारने लगी। एपिसोड 25। मन्नत चीख रही थी, उसकी आवाज बाहर खड़े शिवम और अखिल को भी आ रही थी। उन लोगों ने कॉरिडोर से इस डायरेक्शन में आने वाला रास्ता ही बंद कर दिया था, जिस वजह से कोई चाह कर भी इस तरफ नहीं आ सकता था। उन दोनों को कार्तिक की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मन्नत काफी छोटी थी, पर कार्तिक के सामने उन दोनों की कोई औकात नहीं थी। चाह कर भी वो उसे कुछ नहीं कह सकते थे। मन्नत की चीखें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। वो बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे थे। वहीं कमरे के अंदर कार्तिक किसी जानवर की तरह नाजुक सी मन्नत के ऊपर लेटा हुआ था। मन्नत को महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी टूट जाएगी। कार्तिक एक हट्टा कट्टा नौजवान था और वही मन्नत नाजुक थी। कार्तिक का वोट मन्नत से 4 गुना ज्यादा था। कार्तिक ने मन्नत की गर्दन पर जोर से काटते हुए कहा, अगर तू मुझे अपने होठों पर किस नहीं करने देगी तो मैं तेरी गर्दन काटकर खा जाऊंगा। कहते हुए उसने मन्नत को फिर से उसी जगह पर काटा जहां पर उसने पहले काटा था। मन्नत इस बार बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने रोते हुए गहरी सांस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ज्यादा दर्द की वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल हमें बचाओ, हमें दर्द हो रहा है। मन्नत की हालत देखकर किसी पत्थर का भी दिल पिघल सकता था, पर कार्तिक तो जैसे पत्थर का भी नहीं था। मन्नत को रोते हुए देखकर वह हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहा ना, तेरा डेविल तुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला। आज के लिए तेरा डेविल भी मैं ही हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए अब रोना बंद कर और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, तुझे भी बहुत मजा आएगा। कार्तिक की बात सुनकर मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे डेविल के पास जाना है, हमें जाने दो। कहते हुए मन्नत अपने नाजुक हाथों से कार्तिक को धक्का देने की कोशिश करने लगी। कार्तिक ने उसके हाथों को अपनी एक हाथ की गिरफ्त में लेते हुए कहा, जब तुझे पता है कि तू मुझे खुद से दूर नहीं कर पाएगी तो कोशिश क्यों करती है, क्यों खुद को दर्द देना चाहती है। मेरी बात मान जा, बहुत मजा आएगा। कार्तिक की बात सुनकर मन्नत ने उसके चेहरे की तरफ देखा
और अगले ही पल उसके गालों पर जोर से काट लिया। मन्नत ने इतनी जोर से काटा था कि कार्तिक के गालों पर मन्नत के दांतों के निशान पड़ गए और उनसे खून भी निकलने लगा। कार्तिक ने बेदर्दी से मन्नत के बालों को पकड़कर एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, कमीनी, तू सुधरेगी नहीं, मैंने ही गलती की तुझसे प्यार से बात करके। अब तक मन्नत को कार्तिक ने 4 थप्पड़ मार लिए थे और अब मन्नत और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह आधी बेहोशी की हालत में चली गई थी। ज्यादा दर्द की वजह से उसकी सांसें भी कंट्रोल में नहीं थी। पर कार्तिक को अपने गुस्से में तो जैसे कुछ देख ही नहीं रहा था। वह फिर से मन्नत की तरफ अपने चेहरा बढ़ा रहा था कि तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुलने की आवाज उसके कान में पड़ी। इसी के साथ शिवम और अखिल अधमरी सी हालत में दरवाजे से अंदर आकर गिर गए। कार्तिक ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने किसी शैतान की तरह नजर आने वाला अथर्व खड़ा था। अथर्व की काली आंखें इस वक्त हद से ज्यादा डरावनी और लाल लग रही थी। अथर्व ने जैसे ही कार्तिक को मन्नत के ऊपर लेटे हुए देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। वह तेज कदमों से चलता हुआ कार्तिक के पास आ गया। कार्तिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही अथर्व ने उसे कॉलर से पकड़कर मन्नत के ऊपर से खड़ा किया और उसे बालों से पकड़कर उसका सिर जोर जोर से दीवार पर पटकने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू मेरी मन्नत के साथ जबरदस्ती करेगा? तूने मेरी मन्नत को छूने की हिम्मत की? कहते हुए अथर्व ने कार्तिक का सिर और जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कार्तिक को ऐसा लगा जैसे वह मर जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके माथे से फव्वारे की तरह खून की धारा निकलने लगी। वहीं अखिल और शिवम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो कुछ ही पल के मेहमान हो। अथर्व पागलों की तरह कार्तिक को लातों और घूंसों से मार रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जब तक वह कार्तिक को तड़पा तड़पा कर नहीं मार देता, उसे चैन नहीं मिलने वाला। वहीं आयुष, जो कि उसके साथ ही आया था, अंदर का नजारा देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ी हुई मन्नत पर गया, जिसकी दोनों बाजू फटी हुई थी और उसकी स्कर्ट भी ऊपर हो चुकी थी। मन्नत को इस कंडीशन में देखकर आयुष की आंखों में आंसू आ गए। आयुष ने जल्दी से खुद को संभाल कर अथर्व की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अथर्व, उन्हें बाद में देख लेंगे, पहले मन्नत को अस्पताल लेकर चलो, उसकी कंडीशन देखो। आयुष की बात सुनकर भी जैसे अथर्व होश में नहीं था, वह इस वक्त पागलों की तरह कार्तिक को पीट रहा था। तभी आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व, मन्नत मर रही है। आयुष की आवाज कान में पड़ते ही अथर्व जैसे सपने से जगा। उसने जोरदार धक्का देकर कार्तिक को जमीन पर गिराया और चिल्लाते हुए कहा, इन्हें टॉर्चर रूम में लेकर चलो, और याद रखना, इन्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा, इन्हें मैं टॉर्चर करूंगा। कहते हुए अथर्व दौड़ता हुआ मन्नत के पास आ गया। मन्नत अपनी आंखों को खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अपनी मन्नत को इस कंडीशन में देखकर अथर्व का दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। वह मन्नत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मन्नत, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे डेविल आ गए। अथर्व की आवाज इस वक्त बेहद ठंडी थी। अभी तक वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। आयुष ने कहा, उसे अस्पताल लेकर चलो। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने जल्दी से मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। वह कॉरिडोर से दौड़ते हुए मन्नत की तरफ देखने लगा। अथर्व के सभी बॉडीगार्ड्स ने उसे और मन्नत को कवर कर लिया था। वही आयुष ने कार्तिक और उसके दोनों दोस्तों की तरफ देखकर उन्हें लातों और घूंसों से मारते हुए कहा, सालों, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने उस शैतान को जगा दिया है जिसके सामने खड़ा होने की किसी की औकात नहीं है। कहते हुए उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा, इन्हें टॉर्चर रूम में ले जाकर बंद करो। आयुष की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स उन तीनों को कुत्तों की तरह जमीन पर घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। वहीं अथर्व मन्नत को लेकर कॉरिडोर से दौड़ता हुआ स्कूल के पार्किंग एरिया में पहुंच चुका था। स्कूल में भगदड़ मच चुकी थी। किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था, पर सब ये जानते थे कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। मन्नत और अथर्व को किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि 50 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स ने उन्हें कवर कर रखा था। अथर्व दौड़ता हुआ जाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। उसने मन्नत को अपनी बाहों में किसी नाजुक से फूल की तरह संभाल कर रखा था। मन्नत ने अपनी आधी खुली आंखों से अथर्व की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर ज्यादा दर्द की वजह से अब उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। आखिर में उसके मुंह से धीरे से निकला, डेविल, मन्नत को पेन हो रहा है। मन्नत को उसने थप्पड़ मारा। मन्नत को डेविल की बहुत याद आई।
मन्नत की दर्द भरी आवाज सुनकर अथर्व की आंखें और भी ज्यादा डरावनी नजर आने लगी। उसने मन्नत पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, डोंट क्राई एंजल। जिस किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तुम्हारे डेविल उसे पनिशमेंट देकर रहेंगे। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को अपनी बाहों में समेट लिया। छोटी सी मन्नत अथर्व की बाहों में पूरी तरह से छिप चुकी थी। ड्राइवर तेजी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। अथर्व की गाड़ियों के पीछे और सामने 20 से 25 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। दूसरी तरफ सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आदित्य इस वक्त एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। रूम का माहौल काफी ज्यादा सीरियस था। आदित्य प्रेजेंटेशन को ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज सुनकर आदित्य ने टेढ़ी नजरों से फ्लैश हो रहे नाम को देखा। यह अथर्व की बॉडीगार्ड का नंबर था, जिसे देखकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई। अगले ही पल उसने मीटिंग से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। कहते हुए वह अपना मोबाइल उठाकर मीटिंग रूम से बाहर आ गया। जैसे ही उसने अपने कानों से मोबाइल लगाया, दूसरी तरफ से अथर्व के बॉडीगार्ड ने जो कुछ भी स्कूल में मन्नत के साथ हुआ था सब कुछ आदित्य को बताया। जैसे जैसे आदित्य बॉडीगार्ड की बातें सुन रहा था, उसकी पकड़ मोबाइल पर मजबूत होने के साथ साथ उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। कहते हुए आदित्य कॉरिडोर से दौड़ता हुआ बाहर की तरफ भागने लगा। आदित्य सिंघानिया को इस तरह से जाते हुए देखकर हर कोई हैरान था। आदित्य कोई मामूली शख्सियत नहीं था। किसी ने भी आज से पहले उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। वहीं आदित्य के कानों में तो लगातार बॉडीगार्ड के शब्द गूंज रहे थे, मन्नत मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। अथर्व सर उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आदित्य ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी छोटी सी बेटी के साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। इस वक्त उसे खुद से नफरत हो रही थी। इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर वह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसके पास इतना पैसा और पावर होने का क्या फायदा था। कुछ देर बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मन्नत बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी और इमरजेंसी वार्ड के एक कोने में अथर्व खड़ा था। डॉक्टर मन्नत को एग्जामिन कर रहे थे। उन्होंने अथर्व को बाहर जाने के लिए कहा था, पर अथर्व ने उन्हें धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने दोबारा उसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो वह उनकी जान ले लेगा। अथर्व की धमकी और उसके खतरनाक और देखकर आगे किसी ने भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह अथर्व के सामने ही मन्नत को एग्जामिन कर रहे थे। मन्नत की पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा चोटों के निशान थे। साथ ही उसके दोनों गाल सूजकर बेहद बड़े बड़े हो चुके थे। ज्यादा दर्द की वजह से मन्नत का बीपी भी कम हो चुका था। करीब 1 घंटे तक डॉक्टर मन्नत को एग्जामिन करते रहे। अथर्व भी मन्नत की बॉडी के हर एक जख्म को देख रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी और ठंडी होती जा रही थीं। अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। काफी देर बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली और अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई है। फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं है, पर इस हादसे का बच्ची के दिमाग पर गहरा असर हो सकता है। आखिर यह छोटी सी बच्ची है। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। वह बस नाजुक सी मन्नत की बॉडी की तरफ देखने लगा, जिसकी बॉडी पर इस वक्त हजारों जख्म हो चुके थे। उसकी गर्दन और गालों पर कुत्ते की तरह काटने के निशान बन चुके थे। मन्नत की ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर बाहर चले गए। वहीं अथर्व धीरे कदमों से चलता हुआ मन्नत के पास आकर खड़ा हो गया। मन्नत को इस वक्त अस्पताल के कपड़े पहनाए गए थे। अथर्व ने मन्नत की हथेली को अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली पर अपने होंठ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी मन्नत, तुम्हारे डेविल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तुम्हारे डेविल बहुत बुरे हैं ना। कहते हुए अथर्व की आंख से एक आंसू की बूंद मन्नत की हथेली पर गिर गई। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और आदित्य बॉक्स लाया हुआ अंदर आया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। शायद वह भी रोते हुए यहाँ पर आया था। अपनी बेटी की हालत देखकर आदित्य दौड़ता हुआ मन्नत के पास आया और उसकी दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसने इस बार अथर्व को कुछ भी नहीं कहा और न ही अथर्व ने आदित्य से कुछ कहा। आदित्य ने मन्नत की दूसरी हथेली को अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी प्रिंसेस, आई एम सॉरी। डैडी बहुत बुरे हैं ना। डैडी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। कहते हुए आदित्य की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। इस वक्त बेजान सी मन्नत बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी जिंदगी के दोनों सबसे अहम शख्स उसके साथ खड़े होकर खुद को गुनहगार मान रहे थे। अथर्व ने अपनी आंखों को बंद करके मन्नत की हथेली पर अपने होंठ रखकर खड़ा था। वहीं आदित्य रोते हुए मन्नत के चेहरे की तरफ देख रहा था।
मन्नत की गर्दन और गालों पर दांतों के निशान देखकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने मेरी बेटी की यह हालत की है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, वह मेरा शिकार है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।